Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome in lecture number 2 of financial management for इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़ की जाती हैं फाइनेंस में, और इनका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये लेक्चर नंबर 2 में हम आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हम पहले अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिन व्यूअर्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो इसी चैनल पे वो मौजूद है, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 मेन एस्पेक्ट्स जो थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो क्या थे, और डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ फाइनेंस में यूज़ होती हैं जो कि बहुत मेन हैं पेपर के से रिलेटेड, तो वो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो वो इसी चैनल पर जो है लेक्चर हमारा मौजूद है, और हमने एक सीरीज़ जो कंडक्ट कर रहे हैं लेक्चर्स की, तो लेक्चर नंबर 2 है। उस सीरीज़ के हवाले से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, जो कि एफएम की एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो सीरीज़ हम लेकर चल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से, एफपीएससी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से। तो आइए व्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जी। फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. These statements do several things. First, the balance sheet summarizes the assets, liabilities, and the owner's equity of business at a moment in time, usually to end of the year or quarterly. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं उसको एक जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी बिज़नेस की, वो बताती हैं। सबसे पहले इसमें आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये होती है कि समरी जो एक होती है, समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, इसको आप बैलेंस शीट कह सकते हैं। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन जो बताती है, वो बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको हमें पता चलता है बैलेंस शीट से। एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या हैं ये बैलेंस शीट बताती है। तो बैलेंस शीट की डेफिनेशन क्या है, ए समरी ऑफ ए फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑन एन गिवन डेट दैट शोज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो बैलेंस शीट के ज़रिए हम फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है जो फर्म की होती है या किसी भी कंपनी की होती है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं या ऑनर्स इक्विटी हैं। सेकंड नंबर पे आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इनकम स्टेटमेंट। व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट, ए समरी ऑफ फर्म्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंडिंग विद नेट इनकम और लॉस फॉर द पीरियड। यानी कि इनकम स्टेटमेंट एक समरी होती है फर्म्स की एक्सपेंसेस की या इनकम की फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमें बताती है कि फ़र्म को जो एंडिंग पीरियड में इनकम हुई है या लॉस हुआ है, तो ये हमें पता चलता है इनकम स्टेटमेंट से। उसके साथ साथ जो नंबर 3 पोजीशन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आता है, कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दैट आर readily convertible to known amounts of cash and generally having remaining maturities of 3 months or less at the time of acquisition. कैश इक्विवेलेंट्स वो होते हैं कि जिसको आपके पास ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको आप किसी भी टाइम पर जो है वो कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बॉन्ड्स हैं और बॉन्ड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो कैश में, दैट इज़ दी कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि बिज़नेस में किसी भी वक्त आपको जब कैश की ज़रूरत पड़ती है तो कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं उनको आप कन्वर्ट करते हैं कैश में। नंबर 4 जो टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, दैट इज़ शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। अल्टरनेटली द बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनीज कॉमन स्टॉक एट पार प्लस एडिशनल पेड इन कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। यानी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ जब आप कर देते हैं तो जो हमारे पास जो एक वैल्यू बचती है उसको हम शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं, जिसमें जो कि टोटली जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद हमें एक फ़िगर मिलता है, वो आती है शेयर होल्डर्स इक्विटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एनालिसिस कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में, और इंशाल्लाह ये हम सिलेबस को जो है वाइंड अप करेंगे। पूरा एफपीएससी का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो सिलेबस आया हुआ है उसकी वेबसाइट पर, उसको हम लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं और लेक्चर जो हैं आपके पास पहुंच सके।
एक और जो नेक्स्ट टर्म है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टेटमेंट्स का, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट कॉस्ट्स at the become period expense when only the product are sold equals beginning inventory plus cost of goods purchased or manufactured minus ending inventory। यानी कि cost of goods sold, कोई भी चीज़ आपने मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको जब आप मार्केट में लेकर गए और उसमें जो डिफरेंट और कॉस्ट जो ऐड हुई, उसमें आपकी कैरेज की कॉस्ट ऐड हो गई, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आपने कन्वर्ट की कोई कमोडिटीज़ को, वो कॉस्ट ऐड हो गई। तो जो एंडिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, जिसको हम CGS भी कहते हैं, तो वो जो कॉस्ट मालूम करने के लिए उसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट बिकम्स ए पीरियड एक्सपेंस व्हेन ओनली द प्रोडक्ट आर सोल्ड। जो कि हमें पता चलती है जब प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पता चलती है। इनकम स्टेटमेंट है, हम इनकम स्टेटमेंट का जिक्र कर चुके हैं कि इनकम स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड में हम बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी जो है प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस में जा रही है। उसके साथ साथ व्यूअर्स फाइनेंशियल रेशोज़ नेक्स्ट आ जाती हैं इसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में फाइनेंशियल रेशोज़ कौन कौन सी होती हैं? रेशो होती क्या है? एन इंडेक्स दैट रिलेट्स टू अकाउंटिंग नंबर्स एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर। यानी कि रेशोज़ में फाइनेंशियल रेशोज़ का आप एनालिसिस लेते हैं। फॉर एग्जांपल करंट रेशो होती है, लिक्विडिटी रेशो होती है, एसेट टेस्ट रेशो होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो फर्म है उसकी क्या वर्थ है, उसकी एसेट्स क्या हैं और उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो हम टाइप्स ऑफ रेशोज़ पे आते हैं। द कॉमनली यूज फाइनेंशियल रेशोज़ आर ऑफ एसेंशियली टू काइंड्स। इसमें वो बता रहा है द फर्स्ट काइंड summarizes some aspect of the firm's financial condition at a point in the time, the point at which a balance sheet has been prepared. We all know that balance sheet जो हमें बताती है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बताती है। वी कॉल दिस बैलेंस शीट रेशोज़ क्वाइट अप्रोप्रिएटली बिकॉज बोथ द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच रेशो कम डायरेक्टली फ्रॉम द बैलेंस शीट। सम काइंड ऑफ रेशो समराइजेज सम एस्पेक्ट ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यूजली ये ईयर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ रेशोज़ जो होती हैं वो फर्म का जो एक पोजीशन बताती हैं, यानी कि जो है हमारे पास करंट रेशो जो होती है जिसमें हम करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज़ से, तो वो हमें एक पोजीशन बताती है कि हमारे पास ये इतने करंट एसेट्स हैं जो कि हमारी लायबिलिटीज़ को मीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास करंट रेशोज़। अब इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं कि टाइप्स कितनी हैं करंट रेशोज़ की। नंबर फर्स्ट जो रेशो है वो हमारे पास है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो ये है कि रेशो दैट मेजर्स ए फर्म्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस। Liquidity ratio are used to measure firms' ability to meet short-term obligations. They compare short-term obligations to short-term resources available to meet these obligations from these ratios. यानी कि liquidity ratio में हम फर्म का जो शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस होती हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है, वो मीट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी रेशो। नंबर सेकंड पे आ जाती है करंट रेशो। करंट रेशो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। करंट रेशो current assets divided by current liabilities. It shows a firm's ability to cover its current liabilities with its current assets. यानी कि करंट एसेट को हम जब डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पे, तो हमारे पास एक रेशो आती है और जो हमें बताती है, शो करती है कि फर्म्स एबिलिटी टू कवर इट्स करंट लाइबिलिटीज़ विद इट्स करंट एसेट्स, कि हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं फर्म्स की, उनको हम करंट एसेट से मीटअप कर सकते हैं। ये हमें बताती है करंट रेशो। फर्दर हम चलते हैं तो हमारे पास आती है लिक्विडिटी रेशो, देन एसेट टेस्ट रेशो जिसको क्विक रेशो भी कहते हैं, देन डेट रेशोज़। तो लिक्विडिटी रेशो क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट ए सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन। लिक्विडिटी रेशो ये है कि द एबिलिटी ऑफ एन एसेट, कोई भी एसेट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं कैश में, तो उसकी जो प्राइस में कोई कमी नहीं आती, प्राइस उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, तो इसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो द एबिलिटी ऑफ एन एसेट, जो एसेट की एक एबिलिटी होती है तो कन्वर्ट इनटू कैश विदाउट ए सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन, किसी भी प्राइस की उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ किए बगैर जो हमें लिक्विडिटी मिलती है, जो हमें उस एसेट की जो वैल्यू मिलती है, वो उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के बाद आता है एसेट टेस्ट रेशो। करंट एसेट्स less inventories divided by current liabilities. It shows a firm's ability to meet current liabilities with its most liquid quick assets. यानी कि जो एसेट टेस्ट रेशो है या क्विक रेशो है,
अ मोर कंजर्वेटिव मेजर ऑफ लिक्विडिटी है इसमें हम करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज़ से। तो ये आ जाती है हमारे पास एक करंट एसिडिटी रेशो। उसके बाद हमारे पास आती हैं डेट रेशोज़। डेट रेशोज़ जो हैं रेशोज़ दैट शोज़ द एक्सटेंट टू विच द फर्म्स इज़ फाइनेंस बाय डेट। जो डेट रेशो होती है, डेट रेशो का मेजर करते हैं टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी को, जो हमें बताती हैं कि टोटल जो हमारे पास फर्म ने डेट लिए हुए हैं वो हमारे पास डेट हमारे ऊपर कितना है, जो टोटल लोन लिया हुआ है, टोटल कर्जा है जो फर्म के पास, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी है, वो हमें पता चलती हैं डेट रेशो से। तो व्यूअर्स ये थ्योरी को हम लेकर चल रहे हैं, इसके साथ जो इसके फार्मूलाज होंगे मैं कोशिश करूँगा कि फार्मूलाज के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड की जाए, बल्कि इसी लेक्चर का पार्ट 2 में वो बनाऊँगा, ताकि वो जो तमाम इन रेशोज़ के फार्मूले होंगे वो उस पर मुश्तमिल होगा। तो आपने जुड़े रहना है चैनल के साथ और वो वीडियो भी आपने देखनी है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा पेपर में। सो व्यूअर्स, डेट टू टोटल एसेट रेशो हमारे पास आ जाती है नेट। इसमें हम करते हैं टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, यानी कि हमारे पास जो टोटल डेट है वो हमारे एसेट्स के लिहाज से उसकी क्या रेशो है। टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशो इज़ डिवाइड बाय डिवाइडिंग ए फर्म्स टोटल डेट इट्स टोटल एसेट्स। टोटल डेट जो होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स के साथ, तो हमारे पास टोटल डेट जो है एसेट्स रेशो वो आ जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास कवरेज रेशोज़ होती हैं। इसके बाद कवरेज रेशोज़ दैट रिलेट द फाइनेंशियल चार्ज ऑफ ए फर्म और टू इट्स एबिलिटी टू सर्विस और कोरियर देमसेल्फ, यानी कि कवरेज रेशोज़ आर डिज़ाइन टू रिलेट द फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ ए फर्म्स टू इट्स एबिलिटी टू सर्विस और कवर देम, यानी कि जो फर्म कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है तो उसकी एबिलिटी, जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास कवरेज रेशो होती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो देन आ जाती है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस जो होती हैं। ये जब मैं फार्मूलाज की एक वीडियो आपको बनाऊंगा तो आपको बेटर समझ आएगी, अभी जो हम थ्योरी को लेकर चल रहे हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आती है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशोज़ द रेशोज़ दैट मेजर हाउ इफेक्टिवली द फर्म इज़ यूजिंग इट्स एसेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेशो है, और ये क्वेश्चन आपके पास आ भी सकता है कि एक्टिविटी रेशो क्या है। एक्टिविटी रेशो ये है कि एक्टिविटी रेशो इज़ दैट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली द फर्म इज़ यूजिंग इट्स एसेट्स। कोई भी फर्म जो अपने एसेट्स जो उसके पास होते हैं उनको कितनी इफेक्टिवली वो यूटिलाइज़ कर रही होती है, एफिशिएंटली वो यूटिलाइज़ करके मैक्सिमाइज़ जो उसका प्रॉफिट ले रही होती है, वो हमें बताती है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो को व्यूअर्स हम आल्सो कहते हैं एफिशिएंसी और टर्नओवर रेशो, ये भी इसी के नाम है। एक्टिविटी रेशो के जो अलग से नाम हैं वो उसको हम एफिशिएंसी रेशो या टर्नओवर रेशोज़ भी कहते हैं। उसके साथ व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे एजिंग अकाउंट्स अकाउंट रिसीवेबल, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग अकाउंट्स रिसीवेबल बाय देयर एज आउटस्टैंडिंग एज द गिवन डेट्स। रिसीवेबल्स हमारे पास वो होते हैं जो हमने जब पे किए होते हैं कोई चीज़, तो वो अभी हमने मीटअप नहीं की होती लाइबिलिटीज़, वो हमारे जो हैं रिसीवेबल्स रहते हैं, तो उनको हम रिसीवेबल्स में करंट एसेट्स में वो डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इन्वेंट्री एक्टिविटी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री करते हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री एक्टिविटी आ जाती है। स्टॉक आउट जो एक टर्म है, नॉट हैविंग इनफ इन्वेंट्री इन टू फिल द ऑर्डर। एक स्टॉक आउट जो है ये एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसको कहते हैं स्टॉक आउट कैसे होता है। स्टॉक आउट ये है कि नॉट हैविंग इनफ आइटम्स इन इन्वेंट्री टू फिल एन ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल। व्यूअर्स थोड़ा क्विकली मैं ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने, टाइम ज़्यादा ना ले, और आपका टाइम भी जो है वो मैं सेव कर सकूँ, ताकि एक मैक्सिमम हमने यूटिलाइजेशन करते हुए और शॉर्ट टाइम में जो है मैक्सिमम हम डिलीवर कर सकें चीज़ों को। ऑपरेटिंग साइकिल में आता है द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज अंटिल द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल वो होता है जब भी आपको चीज़ प्रोडक्ट जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब उस एंड कंज्यूमर तक नहीं चली जाती, तो उसमें सारा जो साइकिल्स इन्वॉल्व होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। देन आता है कैश साइकिल, the length of time from the actual outlay of a cash for purchases until the collection of receivables resulting। यानी कि जो एक एक्चुअल आउटले ऑफ कैश फॉर परचेजेस जो हम कलेक्शन कर लेते हैं और जब गुड्स हम सोल्ड कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास कैश जो एक्चुअली रिसीव्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड कैश साइकिल।
तो व्यूअर्स, ये थी आज की जो टर्मिनोलॉजीज़ थी वो हमने डिस्कस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। और जो नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दैट रिलेट्स प्रॉफिट्स टू सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि there are two types, those showing profitability in relation to sales or those showing profitability in relation to investment. Together these ratios indicate the firm's overall effectiveness of operation, यानी कि profitability ratio हमें ये बताती है in relation to sales और in relation to investment कि हमारे पास फर्म को कितना प्रॉफिट जो हो रहा है। तो profitability ratio in relation to sales है, उसको मेजर करने का ये है कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं, डिवाइड बाय हम नेट जो है सेल्स करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स। उसी तरह जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करते हैं डिवाइड बाय नेट सेल्स करते हैं, तो हमारे पास जो रेशो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, ये जो आती है। उसके साथ साथ व्यूअर्स, हमारे पास जो नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो कॉमन साइज एनालिसिस है और इंडेक्स एनालिसिस है। कॉमन साइज एनालिसिस में हम ये करते हैं कि एनालिसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर ऑल बैलेंस शीट आइटम्स आर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स एंड ऑल इनकम स्टेटमेंट्स आइटम्स आर डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स ऑफ द रेवेन्यूज़। यानी कि कॉमन साइज एक एनालिसिस हम करते हैं कि कॉमनली सारे जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, सारी जो फर्म के जो करंट एसेट्स होते हैं, लॉन्ग एसेट होते हैं, शॉर्ट टर्म फिजिकल टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं, जितने भी होते हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक फर्म्स की जो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ताकि हमारे पास एक रेशो आ जाए कि हमारे पास कॉमन साइज एनालिसिस जो है एक फर्म का आ जाता है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास जो रेशोज़ जो हैं इनके फार्मूलाज आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं कोशिश करूँगा कि एक फार्मूलाज के ऊपर एक डिटेल जो है वीडियो बनाकर लेक्चर अपलोड करूँ, और वो इसी का जो पार्ट हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा लेक्चर आज 2 था, इसके इसी को पार्ट 2 में कन्वर्ट करेंगे और हम उसमें फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। वो भी मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द एक वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर सकूं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की इस वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है अकॉर्डिंग टू द एफपीएसएस इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के टेस्ट से रिलेटेड। और इसमें जो मेन जो एक थीम है वो एनालिसिस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम एनालिसिस कैसे करते हैं, किस किस चीज़ की हमें एनालिसिस करना पड़ता है, बैलेंस शीट्स के ज़रिए, इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए, रेशोज़ के ज़रिए, डिफरेंट करंट रेशोज़, लिक्विडिटी रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, ये हमें क्या बताती हैं, ये सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह अब इनके जो फार्मूलाज़ हैं वो फार्मूलाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर, जिसमें जो सारी रेशोज़ हमने आज डिस्कस की आज के लेक्चर में, उसके सारे फार्मूलाज़ को हम गो थ्रू करेंगे और समझेंगे कि ये फार्मूलाज़ जो हैं सॉल्व आउट कैसे हो सकते हैं। जो कि अगर आपके पास कोई इन पेपर में नंबर भी दिया जाता है या व्यूअर्स कोई इस तरह के फिगर्स दिए जाते हैं और हमें आपसे पूछ लिया जाता है कि करंट एसेट जो रेशो है वो क्या है, लिक्विडिटी टेस्ट रेशो क्या है, क्विक रेशो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या कौन सा फार्मूला यूज़ होना है और कैसे हम जो है ये रेशो निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, लास्ट में एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे एचआरएम से रिलेटेड हैं, या आपकी जो है फिजिकल पॉलिसी है, या फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इस सारी एक सीरीज़ जो है हम कंडक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि ये आप तक पहुँच सकें और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें और पेपर में ये आपके लिए हेल्पफुल और फ्रूटफुल रह सकें। तो लास्ट में एक अगेन ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सकें। एक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।